Hello and welcome to PMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. Before I start newspaper analysis of the day, I wish you all a very happy Diwali from my side as well as entire SPM family. उम्मीद करता हूँ कि ये दिवाली आप अच्छे से मनाएं, खुशी से मनाएं अपने परिवार के साथ और फिर जो आने वाला साल हो वो आपके लिए कामयाबी लेकर के आए। दीज आर द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। मैं एक और बात बता दूं कि आज चूंकि दिवाली की छुट्टी होगी सारे जो न्यूज़पेपर प्रेसेस हैं वहाँ पे, तो इस कारण से इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर जैसे कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कल आएगा नहीं। तो कल के दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस भी नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस विल बी ऑन 22 अक्टूबर। तो मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग आज दिवाली मना रहे होंगे। आप लोग कल यानी कि 21 अक्टूबर को ये न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनेंगे, तो आपको एक दिन का समय मिल जाएगा आज का ये सेशन मेकअप करने के लिए। फॉर दैट रीजन आई एम कवरिंग दिस सेशन टुडे इटसेल्फ। आज न्यूज़पेपर्स आए हैं तो आज कर लेते हैं। मंडे को वैसे भी हम लोग संडे एंड मंडे के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करते हैं एंड देन नेक्स्ट विल बी मीटिंग ऑन वेंसडे, क्योंकि ट्यूसडे एनीवे न्यूज़पेपर्स वोंट बी पब्लिश्ड, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। पहला जो टॉपिक है दैट इज अबाउट साउथ अटलांटिक एनोमली, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 जियो फिजिकल फिनोमिना पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ बेसिक बातें रिवाइज कर लेते हैं अर्थ से रिलेटेड, फिर हम आगे चलेंगे। आप सबको एक बात तो पता ही है कि द अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जैसे मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, और वहां से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं। नॉर्थ पोल से बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं और साउथ पोल में वो इंटर करती हैं। हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ के साथ थोड़ा अलाइन करता है। मतलब जो हमारा नदर्न पोल है वहां पे अर्थ की अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो सदर्न मैग्नेटिक फील्ड होता है, एंड जहां पे हमारा सदर्न पोल है वहां पे अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है। और एग्जैक्टली अर्थ के ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट अलाइन भी नहीं करते, थोड़ा सा वो आपस में एंगल भी बनाते हैं। तो ये सब बातें आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी चाहिए। अब एक और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है दैट ओवर लास्ट 200 years the magnetic field of earth is weakening and it has lost about 9% of its strength on global average। बट ये जो वीकनिंग है वो एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से विटनेस किया जा रहा है। देयर हैज बीन इंटेंसिफाइड वीकनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया, साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका, ओवर साउथ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अमेरिका। यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिफाइड वीकनिंग विटनेस की जा रही है ओवर लास्ट 200 years। इसी फिनोमिना को नाम दिया गया है साउथ अटलांटिक एनोमली। एनोमली हमेशा उन फिनोमिना को नाम कहा जाता है जिनका कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता, उनको ही कहा जाता है एनोमलीज। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एनोमली। व्हाई दिस इज हैपनिंग उसके पीछे का रीजन क्लियर नहीं है। ये जो आर्टिकल है वो भी इसी से रिलेटेड है कि ऐसा नहीं है कि ये कमजोर है इस एरिया में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। हम सैटेलाइट्स के ऑब्जर्वेशन से हमारे साइंटिस्ट ने यह भी कंक्लूड किया है कि दिस वीकनिंग इज फर्दर गेटिंग इंटेंसिफाइड। कमजोर है इस एरिया में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, वो और ज्यादा कमजोर हो रहा है। दिस हैज बीन रिवील्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैटेलाइट बेस्ड डेटा। ये न्यूज की लेटेस्ट डेटा फ्रॉम सैटेलाइट मॉनिटरिंग shows that South Atlantic anomaly is continuing to expand, या दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पे जो वीकनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इट इज गेटिंग इंटेंसिफाइड। इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है वो भी जरा सीखते हैं, वैन एलन रेडिएशन। होता क्या है कि जब सन से रेडिएशंस आते हैं तो वो हमारे अर्थ के ऊपर हमारे सरफेस पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। पूरे दुनिया भर में फैलता है बट अर्थ सरफेस पे भी पहुंचने की कोशिश करता है।
अगर ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स ना होते तो सन के रेडिएशंस हमें पूरी तरह से जला देते। दे कुड हैव बर्न्ड एवरीथिंग ऑन द अर्थ, देयर वुड बी नो लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, बट दीज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ एक्ट्स एज ए प्रोटेक्शन बेल्ट। और ये क्या करते हैं, सन से आने वाली जो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे दीज मैग्नेटिक फील्ड keeps those energetic charged particles at bay. They do not allow most of it reach the earth's surface, and that is how अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफी क्रिटिकल रोल प्ले करती है रिगार्डिंग सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। होता क्या है कि सन से आने वाले जो चार्ज रेडिएशंस हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जब टकराते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं। उनका जो आप कहिए आउटर हिस्सा है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है, और प्रोटॉन्स यानी कि चार्ज पार्टिकल्स थोड़ा अंदर आते हैं। लेकिन दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स दोनों को काफी हद तक होल्ड करके रखता है हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन सन से आने वाले जो रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल्स दे गेट ब्रेक डाउन इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स गेट अलाइंड, accumulated nearer to the earth surface, तो एक ऐसा बेल्ट बनता है अर्थ के अराउंड। इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा फर्दर डिस्टेंस पे accumulate होते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो इस तरीके का दो बेल्ट बनता है अर्थ के अराउंड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। दीज टू बेल्ट्स आर कलेक्टिवली नोन एज वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। So energetically charged particles coming from the sun, they are held by the magnetic field around the earth, and that way we are protected from these charged particles. ये charged particles आपस में break down हो जाते हैं, protons get accumulated closer to the earth, ये कहा जाएगा inner van allen radiation belt, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर में accumulate होते हैं उसको कहा जाएगा outer van allen radiation belt। तो ये जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है विच इज बेसिकली अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इनकमिंग एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन, उस कारण से काफी हद तक आप कह सकते हैं कि लाइफ को सरवाइव होने में ऑन अर्थ मदद मिलती है। बट इन एरियाज में ये जहां पे ये बेल्ट है इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन्स का वैन एलन रेडिएशन बेल्ट या प्रोटॉन का वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, वहां पे कभी कभार सैटेलाइट्स को फंक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। इफ अ सैटेलाइट इज इन दिस पर्टिकुलर एरिया देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी मे लूज कॉन्टैक्ट विद सैटेलाइट। उसके अलावा वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कैन हिट ऑपरेशंस विच आर स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज लाइक जीपीएस, रेडियो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स फंक्शनिंग में भी कभी कभार कम्युनिकेशन सिस्टम को हैम्पर करता है ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। Power grids could be impacted because of these charged particles sometimes entered into the earth atmosphere. They can have impact on power grids. Space exploration programs are vulnerable because of these Van Allen radiation belt. इस radiation belt जब भी हम कोई स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, अर्थ से कुछ भी स्पेस क्राफ्ट भेज रहे हैं, एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं, तो कोशिश ये रहती है कि दे शुड नॉट गेट ट्रैप्ड इन दीज वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद कनेक्शन लूज होने के चांसेस रहते हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आर्सेनिक टॉक्सिसिटी इनसाइड द पैडी क्रॉप। Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially with respect to agriculture segment। देखिए, जहां पे भी राइस की खेती होती है जनरली उस एरिया को वाटर से सबमर्ज्ड करके रखा जाता है पैडी क्रॉपिंग के दौरान। अब अगर उस एरिया में जो सॉइल है वो आर्सेनिक रिच है, उसमें आर्सेनिक कंटेंट अगर ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि द पैडी क्रॉप थ्रू इट्स roots will absorb that arsenic content from the soil, और वो आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्रॉप की ईल्ड पे भी नुकसान पहुंचता है, प्लस उस क्रॉप को अगर हम खाते हैं इसमें आर्सेनिक कंटेंट हाई है तो हमारे हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचता है। तो इफ देयर इज हाई आर्सेनिक कंटेंट इन द सॉइल then there is a possibility of arsenic toxicity of the paddy crop grown in that soil।
अब हाल फिलहाल में रिसर्चर्स ने एक बात और पता की है कि इट्स नॉट just the arsenic content in the soil which determines arsenic toxicity in paddy crop. Also, the microbes, bacteria in the soil, they play an important role in arsenic toxicity. सिर्फ arsenic rich soil होने से arsenic absorb नहीं कर लेगा पैडी क्रॉप, वहां पे एक पर्टिकुलर तरह के बैक्टीरिया भी होने चाहिए जिनको कहा जाता है मिथाइलेटिंग बैक्टीरिया. If they are present, then arsenic toxicity happens in the paddy crop. ये मिथाइलेटिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे कन्वर्ट द आर्सेनिक इन द सॉइल. आर्सेनिक जो होता है सॉइल के अंदर, वो प्योर आर्सेनिक फॉर्म में नहीं होता है, मेटल फॉर्म में नहीं होता है, वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में होता है. तो ये जो मिथाइलेटिंग बैक्टीरिया होता है सॉइल के अंदर, ये क्या करता है कि ये जो ऑर्गेनिक आर्सेनिक है सॉइल में, उसको कन्वर्ट करता है इनटू टॉक्सिक फॉर्म डीएमए या डीएमटीए, विच कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय द क्रॉप्स. और इससे पैडी क्रॉप की आर्सेनिक टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है. और क्रॉप के अंदर आर्सेनिक पहुंचेगा तो फिर वो ह्यूमंस के अंदर भी पहुंचेगा. अच्छा, कुछ मिथलेटिंग बैक्टीरिया होते हैं, उसके अपोजिट कुछ डी मिथलेटिंग बैक्टीरिया भी होते हैं. डी मिथलेटिंग बैक्टीरियाज के बिल्कुल रिवर्स में काम करते हैं. दे कैन प्रिवेंट आर्सेनिक टॉक्सिसिटी इन द सॉइल. तो ये फाइंडिंग का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? सॉइल के अंदर अब फार्मर्स को कोशिश करनी है, जैसे असम के अंदर सॉइल में आर्सेनिक कंटेंट तो हाई है ही, अब सीधा सीधा आर्सेनिक कंटेंट को तो रिड्यूस नहीं किया जा सकता, लेकिन सॉइल की जो आर्सेनिक कंटेंट है वो पैडी क्रॉप में आर्सेनिक टॉक्सिसिटी में ना ट्रांसलेट हो, उसके लिए फार्मर्स को इनकरेज किया जा सकता है कि वो अपने सॉइल के अंदर इस तरीके से ह्यूमस मेंटेन करें कि मेथलेटिंग बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन कम हो, डी मेथलेटिंग बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन बढ़े. तो डिस्पाइट हैविंग हाई arsenic concentration in the soil, the arsenic toxicity in the paddy crop will be reduced if the proportion of demethylating bacteria is increased in comparison with methylating bacteria. That is the significance of this particular finding. जो आर्सेनिक टॉक्सिसिटी जब राइस प्लांट्स में होती है तो उससे राइस क्रॉप्स को एक डिजीज होता है, इसको कहा जाता है स्ट्रेट हेड डिजीज, जिसमें उनका जो ग्रेन होता है वो माल फॉर्म्ड हो जाता है, जिस कारण से 70% तक ईल्ड लॉसेज हो सकते हैं. भारत, बांग्लादेश और चाइना के राइस में अक्सर ये स्ट्रेट हेड डिजीज देखने को मिलता है. भारत के अंदर भी वेस्ट बंगाल और असम के अंदर जहाँ पे आर्सेनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है इन द सॉइल, वहाँ पे स्ट्रेट हेड डिजीज के कारण ईल्ड लॉस इन द राइस कल्टीवेशन देखने को मिलता है. अच्छा, अगर टॉक्सिक आर्सेनिक कंटेंट वाला अगर हम राइस कंज्यूम करते हैं तो उसका हमारे हेल्थ के ऊपर भी, खासकर हमारा न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, हमारे हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस. तो ये सब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ऑफ आर्सेनिक टॉक्सिसिटी ऑन राइस प्लांट्स. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बैन ऑन फेक ओआरएस. एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पर्सपेक्टिव से ज़्यादा यूजफुल है. जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है. ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, एक तरीके का फ्लूइड है जिसका मेन काम होता है टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, स्पेशली ड्यू टू डायरिया. जब बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो तो इस सिचुएशन में अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ओआरएस का इस्तेमाल किया जाता है. इस ओआरएस के अंदर ग्लूकोज होता है विच हेल्प्स इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब सोडियम एंड वाटर एफिशिएंटली. इससे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनता है और डिहाइड्रेशन प्रिवेंट होता है. ओआरएस का एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होना चाहिए एज रिकमेंडेड बाय डब्ल्यूएचओ कि उसमें कितना ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए. एग्जैक्टली रटना नहीं है, बट ध्यान रखिए कि ग्लूकोज होता है ओआरएस में, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वाटर तो होना ही चाहिए. सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो मेनली प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है. ग्लूकोज का काम होता है कि सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे. तो ये होगा डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेड ओआरएस कॉम्पोजिशन. हाल फिलहाल में क्या देखा जा रहा था कि कई सारी ऐसी कंपनियां थीं जो टेट्रा पैक बना बना करके
ओआरएस बोल करके अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे थे जिसमें ये कॉम्पोजिशन फॉलो नहीं किया जा रहा था, रादर उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा था। तो दे वर बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक्स बीइंग सोल्ड इन द नेम ऑफ ओआरएस, दैट वाज बीइंग विटनेस्ड। और इस कारण से कई सारे छोटे बच्चों, खास करके छोटे बच्चों के अंदर ये डायरिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। डायरिया के कारण बच्चों में डेथ के केसेस भी ज़्यादा हैं। तो छोटे बच्चों की तबीयत जब खराब हो रही थी बिकॉज ऑफ डायरिया कॉजिंग डिहाइड्रेशन, तो उसमें ओआरएस देने के कारण उनकी तबीयत और भी खराब हो जा रही थी। ऐसे कई सारे केसेस में देखा जा रहा था। तो इसी प्रैक्टिस के अगेंस्ट हैदराबाद बेस्ड पेडिट्रिशियन है, बच्चों की डॉक्टर, डॉक्टर शिवरंजनी संतोष, उन्होंने कैंपेन शुरू किया जिसका लक्ष्य था इस तरीके के फेक ओआरएस को बैन करना, बैन करवाना, जो अपने आप को ओआरएस कहते हैं बट इन द नेम ऑफ ओआरएस दे आर बेसिकली सेलिंग सुगरी प्रोडक्ट, जिससे हेल्थ इंप्रूव होने के बजाय बच्चों की हेल्थ और खराब हो रही थी। 8 साल के उनके कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस तरह के तमाम बेवरेजेस को बैन कर दिया है हु वेर यूजिंग द ब्रांड नेम ओआरएस। So now these Tetra Pak drinks who were claiming themselves to be ORS and not following WHO prescribed standards of salt sugar ratio, they will be banned. मेंस में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इस इंफॉर्मेशन को? एथिक्स पेपर में आप डॉक्टर शिवरंजनी संतोष जी का नाम याद रखिए। कभी मेडिकल प्रोफेशन पे सवाल आए तो वहाँ पे पॉजिटिव एग्जाम्पल देने में अपराइट मेडिकल प्रोफेशनल, उनको कई सारे इस तरह की फेक ओआरएस बनाने वाली कंपनियों ने इंसेंटिव भी ऑफर किया, ब्राइब भी ऑफर किया अपने इस मूवमेंट को से बैकआउट करने के लिए, बट सी नेवर बॉक डाउन बिकॉज ऑफ सच प्रेशर या इंसेंटिव्स। तो एक अपराइट मेडिकल प्रोफेशनल की तरह उनका एग्जाम्पल में नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फेक ओआरएस बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी एक्टिविटी को एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जा सकता है, एन एक्ट रिप्रेजेंटिंग द आइडिया ऑफ कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। तो एथिक्स में ऐसे इस्तेमाल करेंगे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 164th फुलगुरी धावा दिवस। आप ये तो जीएस पेपर 5 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए खूब अच्छे से पढ़ते ही हैं, चिन्मय सर ने आपको अच्छे से पढ़ाया ही होगा। मैंने बस आज इसलिए कवर कर दिया क्योंकि इससे रिलेटेड अभी जो हाल फिलहाल में एपीएससी मेंस एग्जाम हुआ है ना, उसमें सीधा सीधा प्रश्न आया है। आपने जो पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने इस साल का मेंस नहीं दिया उनको भी समझ आएगा कि कैसे सवाल आते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। आपने फुलगुरी धावा के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि 1861 में ब्रिटिशर्स की कुछ टैक्सेशन रिलेटेड पॉलिसी थी। पहला तो उन्होंने क्या किया कि ओपीएम पे बैन किया, क्योंकि आपने इससे बेहतर, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको इससे बेहतर आपने क्लास में पढ़ा होगा, इसलिए मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। ये आसाम हिस्ट्री तो आपने और अच्छे से पढ़ी होगी। तो ब्रिटिशर्स ने 1861 में ओपीएम कल्टीवेशन पे बैन किया, लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया। देयर वर टॉक्स कि ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू इंक्रीज और पुट टैक्स ऑन कल्टीवेशन ऑफ तामूल एंड पान एज वेल। तो इस कारण से पीजेंट जो है वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए एंड उन्होंने एक अपराइजिंग की 1861 में, जिसको नाम दिया गया फुलगुरी धावा। फुलगुरी धावा सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इट वाज द फर्स्ट मेजर पीजेंट अपराइजिंग इन असम अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। फुलगुरी धावा कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोवाइडिंग basis for rising of Assamese consciousness against atrocious British policies. Fulguri Dawa can be considered as a preceding event that led to one major event later on, जिसको कहा गया है पत्रू घाट अपराइजिंग। ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा। हुआ क्या कि सितंबर 1861 में लगभग 1500 रॉयट्स, मतलब लैंड टीलर्स, फार्मर्स, एजेंट्स जो कहना चाहिए, दे मार्च टुवर्ड्स सदर कोर्ट एट नगांव protesting against British government's ban on poppy cultivation. And there was also talks that the government is going to put tax on Tamul and Pan as well. The Deputy Commissioner of Nagaon, Lieutenant Herbert Scones basically, refused to hear the complaint. Scones. ये जो rights हैं, they then convened at Fulguri, जिसको 5 दिन का राइज मेला कहा गया, राइजोर मेला या राइज मेला कहा गया, फुलगुरी
इकट्ठा हुए ऑन 15 अक्टूबर। ऑन 17 अक्टूबर पुलिस ट्राइड टू ब्रेक दिस मीटिंग। 5 डे का जो राइज मेला बुलाया गया था उसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट उसमें क्या हुआ कि पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स हुए। एंड नेक्स्ट डे 18 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट सिंगर असिस्टेंट कमिश्नर appeared with a police party and ordered the mob, the group of people to disperse। इन राइज मेला को ख़त्म करने का उसने ऑर्डर दिया। फिर वापस से कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जिसमें लेफ्टिनेंट सिंगर वॉज बीटन टू डेथ एंड हिज बॉडी वॉज थ्रोन इनटू रिवर कलंग। ये सब कुछ जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। आप मुझसे बेहतर पढ़े होंगे, चिन्मय सर ने आपको जरूर क्लास में और अच्छे से पढ़ाया होगा फुलगुरी धावा के बारे में, राइट। तो ये सब चीज़ें हुई थी फुलगुरी धावा में। ये टॉपिक मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको ये सवाल दिखा पाऊँ। ऐसा सवाल अभी हाल फिलहाल में जो मेंस हुआ था उसमें आया था, consequences and causes of फुलगुरी धावा एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट वाज सक्सेसफुल। तो जो आपने क्लास में पढ़ा है वो भी ज्ञान इस्तेमाल कीजिए, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज नहीं तो कल कीजिएगा, कल तो न्यूज़पेपर आएगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट नीला कुरुंजी ब्लूमिंग, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए नीला कुरुंजी एक तरीके का फ्लावरिंग प्लांट होता है माउंटेन ग्रासलैंड, यानी कि माउंटेनियस एरिया में ग्रो होता है, मेनली वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। नीला कुरुंजी स्पीसीज जो है वो दो टाइप का होता है। अब ये पूरा नाम रटने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि दो तरीके के नीला कुरुंजी स्पीसीज होते हैं। एक जो 12 साल में एक बार ब्लूम करता है, मास फ्लावरिंग करता है, और ये हाइयर एल्टीट्यूड में पाया जाता है ऑफ द वेस्टर्न घाट। दूसरा होता है जो 8 साल में एक बार पाया जाता है, एक बार ब्लूम करता है। तो नीला कुरुंजी की खासियत यही है कि वो एक इसका स्पेसीज जो 8 साल में एक बार ब्लूम करता है, अगला स्पेसीज जो है 12 साल में एक बार ब्लूम करता है। ये उनका सिग्निफिकेंस है। जो 12 साल में एक बार ब्लूम करता है वो हाइयर एल्टीट्यूड में पाया जाता है ऑफ वेस्टर्न घाट, जो 8 साल में एक बार ब्लूम करता है वो लोअर एल्टीट्यूड में पाया जाता है ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और नीला कुरुंजी की खासियत ये है, मतलब दे आर कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर स्पीसीज। अगर नीला कुरुंजी ब्लूम कर रहा है इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब इसका ये है कि उस एरिया का इकोसिस्टम हेल्दी है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि नीला कुरुंजी इज एन इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ गुड इकोसिस्टम हेल्थ ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। न्यूज यही थी कि हाल फिलहाल में जो लोअर ऑल्टीट्यूड एरिया है वेस्टर्न घाट का, गदलूर के आसपास, वहां पे ये वाला नीला कुरुंजी का मास ब्लूमिंग हुआ है, मास फ्लावरिंग हुआ है। दैट वाज द न्यूज। तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया का जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी है। नीला कुरुंजी इस कारण से भी न्यूज में था हाल फिलहाल में कि IUCN रिसेंटली हैज इंक्लूडेड नीला कुरुंजी इनटू इट्स IUCN रेड डेटा बुक। वहां पे इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वेवलेंथ गुड से रिलेटेड जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है। वेवलेंथ, द डिमांड ऑफ वेवलेंथ गुड इंक्रीजेस बिकॉज दे आर नेसेसिटीज। नो, दे आर नॉट नेसेसिटीज, दे आर लग्जरी आइटम्स। पहला स्टेटमेंट गलत है, ऑल यूरोपियन यूनियन मेंबर्स आर नॉट मेंबर ऑफ यूरोजोन, बट दूसरा सही है। यहाँ पे गोवा, गुजरात नहीं होगा, गोवा होगा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। एंड यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं। एंड इस कारण से द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। That's all from our side for today. Thanks for watching.